ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। नाउ पीएन जंक्शन की बात जब हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस द प्रोसेस ऑफ बायसिंग एज वेल, और हमने देखा था बायसिंग के एतबार से जो पीएन जंक्शन है इट बिहेव्स इन अ डिफरेंट मैनर। फॉरवर्ड बायस्ड हो तो करंट्स होती है, रिवर्स बायस्ड हो तो जीरो करंट्स होती है, मिली एम्पियर्स में फॉरवर्ड बायस में, माइक्रो एम्पियर्स में रिवर्स बायस में। और हमने ये भी देखा कि नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर इज टोटली डिफरेंट। एक ही सेमीकंडक्टर बिहेव्स इन अ डिफरेंट मैनर व्हेन फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड। Now, this technique has been extracted for the process of rectification. Now, what is rectification? Rectification की बात करें तो rectification is the process of conversion of AC signals into DC signals. ठीक है? Now, AC is an alternating current. Your currents are time varying entities. होता क्या है? इनमें magnitude और directions continuously change हो रही होती है। जो हमारे घर पे लैंप्स लगे होते हैं, जो हमारे इनपुट सोर्स है घर का, करीब करीब आप याद रखें जो हमारे हाउस होल्ड में कनेक्शंस आते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी करीब करीब 50 हर्ट्ज है। यानी कि एक सेकंड में 50 बार आपका लैंप बंद होता है, खुल जाता है, बंद होता है, खुल जाता है। ठीक है? तो यानी कि देयर इज continuous fluctuation in the magnitude as well as Rm, but we are not able to notice it because persistence of vision. Fine. Now, उसके बाद अब कन्वर्जन ऑफ एसी, अब इस एसी सिग्नल को आप कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी में। अब डीसी एक ऐसी सिग्नल है, डीसी का ग्राफ अगर आप देखें तो डीसी सिग्नल कुछ इस तरह से, अब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड करंट, इसकी डायरेक्शन भी एक ही होती है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है। ठीक है? लेकिन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन हैज बीन utilized to convert AC into DC with the help of PN junction, but the DCs obtained are not pure DCs. ऐसी DC हमें नहीं मिलेगी। ठीक है? हमें जो DC मिलने वाली है that is a little bit different kind of a DC which is called as a rippled DC. Why rippled? Because we see that जो DC बन जाती है ना, it is not a pure DC, बल्कि इस DC में कुछ कंटेंट AC का होता है जो कि हम नहीं चाहते। वी वॉन्ट दैट हमारा डीसी जो है, आउटपुट में डीसी आ रहा है, दैट शुड बी प्योर, मगर ये डीसी जो है, इस डीसी में कुछ ना कुछ कंटेंट एसी का होता है, एंड उस कंटेंट की वजह से इट इज नॉट प्योर। वी कॉल दिस डीसी एज अ रिपल्ड डीसी। ठीक है? नाउ पीएन जंक्शन की बात करें तो पीएन जंक्शन हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एज वेल एज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है? Full wave rectification on a broader classification, we see that it may be used as a central tap configuration, जिसमें हम दो डायोड्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? And we may use this as a bridge configuration, जिसमें हम चार डायोड्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है कि नहीं? And remember, half wave rectification में it is only the one diode which we are using. ठीक है? Now let me go with them individually. Now, अगर हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में वी आर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में पहली चीज जो आप याद रखेंगे वो ये कि वी आर यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर। यानी कि ट्रांसफॉर्मर जो है, इंशाल्लाह जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दरअसल ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, इसमें दो कॉइल्स होती है। वन कॉइल इज कॉल्ड एज द प्राइमरी कॉइल एंड द अदर कॉइल इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है? एंड देयर इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हिच हेल्प्स यू टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। सो ट्रांसफॉर्मर इन शॉर्ट इज अ डिवाइस व्हिच यू मेक यूज ऑफ टू चेंज योर आउटपुट वोल्टेजेस। ठीक है? एट अ कांस्टेंट पावर, एक कांस्टेंट पावर पे आप वोल्टेजेस को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है? इसमें लगी होती है दो कॉइल्स। One, this, let me number them. This is the first coil, this is the second coil. This coil is called as the primary coil. ठीक है? Primary coil, and this is called as the secondary coil. ठीक है? Remember this thing. Primary coil, secondary coil के number of turns will determine कि आप स्टेप अप कर सकते हैं कि स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है? अब आजकल के घर में जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना, उनमें ये एडजस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से आप उनको स्टेप अप भी कराते हैं, स्टेप डाउन भी कराते हैं। अब स्टेप अप का मतलब होगा
सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो प्राइमरी में थे। ठीक है, जब आप स्टेप डाउन कराते हैं तब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स इस्तेमाल जो हो रहे हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू जो प्राइमरी में होते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक फिनोमिना होता है, हम इनपुट जो है फीड करते हैं, इनपुट फीड करते हैं थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज एन अल्टरनेटिंग इनपुट। ठीक है, यानी कि हमारा इनपुट जो है वो कुछ यूं सा है, दिस इज द पॉजिटिव हाफ एंड दिस इज द नेगेटिव हाफ, दिस इज द इनपुट सिग्नल। ठीक है, लेकिन जब आपने इनपुट सिग्नल इसको फीड की ना, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक कपलिंग हो जाती है, देयर इज अ कपलिंग फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय के, व्हिच इंशाल्लाह विल स्टडी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी। तो आप अभी याद रखें कि पहली कॉइल जो प्राइमरी कॉइल है, इट रिसीव्स योर इनपुट। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी कॉइल है, यू आर नॉट कनेक्टिंग इट विद एनी अदर थिंग। ठीक है, इसमें कोई सोर्स नहीं होता, बल्कि देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। एंड इंडक्शन इज नथिंग बट अ वे ऑफ सेंसिंग चार्ज। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल जो है ना, ये सेकेंडरी कॉइल इस इनपुट को सेंस करती है। सेंस क्यों करती है वो आप समझ लीजिए। दरअसल ये दो कॉइल्स नजदीक होती है। ठीक है, कॉइल्स नजदीक होने की वजह से जब इस वाली कॉइल में करंट चलने लगी तो करंट चलने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने लगता है। यानी कि वी हैव अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. A changing magnetic flux will produce a changing magnetic field, and when that magnetic field is sensed by the secondary coil, the secondary coil wants to oppose it. It wants to oppose the cause which has produced it. There is a law called as Lenz's law. लेंज़ लॉ कहता है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करना है। सेकेंडरी कॉइल ने सेंस किया मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो कि प्रोड्यूस किया था जिस करंट ने कॉइल नंबर 1 से फ्लो करने की कोशिश की थी। जो आपने इनपुट कॉइल नंबर 1 में दे दिया, वो इनपुट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एंड एक्सप्रेशन के एतबार से अगर मैं आपको दिखा दूं तो कहां पे लिखूं, मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल टू inside which is being produced, ठीक है, that is equal to n times mu naught I, ठीक है, n the number of turns of the coil, current I and mu naught is the permeability, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह आपने वहां पे एप्सिलॉन नॉट की बात की थी, ठीक है, यहां पर आप मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कांस्टेंट है, इंशाल्लाह मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट में क्लियर हो जाएगा। आप देख लीजिए, तो जब कॉइल इस कॉइल नंबर 1 से करंट चलने लगेगी, इसका मतलब, लेकिन समझ लीजिए जब भी कॉइल में हीटर घर पे लगे होते हैं, आपने स्विच तो ऑन किया ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस स्विच की ऑन करने के बाद उस कॉइल में करंट बढ़ने लगती है। इट इज नॉट दैट यू ओपन द स्विच एंड करंट फ्लोज एट द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू में करंट चलने के लिए बहुत टाइम लगता है, आपने देखा होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी हीट बढ़ रही होती है, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आप इसका मतलब ये है, अगर हीट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है तो करंट आहिस्ता आहिस्ता उसमें बढ़ रही होगी, ऑल्दो आपने वोल्टेज सोर्स स्विच ऑलरेडी ऑन कर लिया होता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कॉइल्स की, दैट करंट जो है वो पीछे चलती है, इट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, ठीक है। अब लैग करने की वजह से करंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है, ठीक है। जब करंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी तो आप मानते हो मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने का मतलब ये कि फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। कहने का मतलब ये, वी आर हैविंग अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ रहे हो कि नहीं, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये आप समझ लीजिए। जब जब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है किसी भी कॉइल के साथ, ये मैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जब रन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से फॉर एग्जांपल ऐसे है, दे रन इनसाइड फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ठीक है। एक साउथ पोल बन गया, एक नॉर्थ पोल बन गया, ठीक। अब साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन ये कॉइल बड़ा नजदीक होती है, जिसकी वजह से ये वाली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सेंस करेगी, ठीक है। तो ये कॉइल जो है, ये कॉइल इस
मैग्नेटिक इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ काम करेगी, विच इज गिवन बाय द लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ कहता है ये कॉइल आप अपने में इसको अपोज करने की क्षमता रखती है बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसकी वजह से इसमें ये करंट की चलाने की क्षमता रखेगी। ये चाहेगा कि भाई मैं करंट चलाऊं अपने में से, इन विच डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन सच दैट वी आर ओपोजिंग दिस साउथ पोल नॉर्थ पोल। कहने का मतलब ये साउथ पोल बनेगा और ये नॉर्थ पोल बनेगा, जिसकी वजह से ये कॉइल करंट तो चला रही है, अब इसमें करंट ऐसे चलेगी, ठीक है, और करंट चलने की वजह से हमने देखा कि ये वाली लाइंस इंक्रीज होने लगेगी, जिसका मतलब ये वाली लाइंस ओरिजिनली इंक्रीजिंग लाइंस को अपोज करने की क्षमता रखेगी। एंड वी आर सीइंग दैट सेकेंडरी कॉइल जो थी इसमें से अब करंट चलने लगी, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल में करंट कब चलेगी, शाबाश, सेकेंडरी कॉइल में करंट तब चलेगी जब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा। इसने जब इसको सेंस किया, सेंस करने की क्षमता से इसने सोचा इसके खिलाफ काम करना है, तो करंट उस डायरेक्शन में चलेंगी जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल फील्ड लाइंस को ऑपोजिशन होगा। और हमने देखा कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें साउथ पोल ऊपर बना था, इसमें नॉर्थ पोल नीचे बना था, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से होगी कि यहां से साउथ पोल बनेगा और यहां से नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। तो यानी कि करंट्स तो चलने लगी, समझ गए। तो और अब इस कंसेप्ट को इस्तेमाल किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पीएन जंक्शन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। अब क्या होगा, हम इस कॉइल के साथ एक पीएन डायोड, जंक्शन डायोड जोड़ देते हैं, ठीक है, और एक से फॉर एग्जांपल लोड रेजिस्टेंस यहां पे लगा देते हैं RL, ठीक है, एंड दिस इज योर आउटपुट, ठीक है। अब समझ लीजिए एक बात, एसी की प्रॉपर्टी ये है कि एक बार पॉजिटिव हाफ आएगा, एक बार नेगेटिव हाफ आएगा। तो इसका मतलब ये कि एक बार करंट्स विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट नंबर से A टू पॉइंट नंबर B, एंड इन सम अदर केस जब नेगेटिव हाफ आएगा तब करंट विल फ्लो फ्रॉम A टुवर्ड्स B, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो एक बार करंट चलने की क्षमता ऐसे होगी, ठीक, और एक बार करंट चलने की क्षमता ऐसे होगी, ठीक। तो आप समझ लीजिए पीएन जंक्शन जो यहां पर जुड़ा हुआ है, से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल केम, पॉजिटिव हाफ का मतलब फॉर एग्जांपल ये करंट जो है रेड डायरेक्शन में चली, रेड डायरेक्शन में चलने का मतलब करंट इस डायरेक्शन में चलने लगी, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, अगर करंट इस डायरेक्शन में चलने लगी तो इसका मतलब करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द पी पार्ट ऑफ द पीएन जंक्शन, है कि नहीं। फिर आप मानते हो ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया, और अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो आप मुझे बताएं विल इट अलाउ करंट और नॉट। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अलाउ करंट्स, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ पाथ फॉर द फ्लो ऑफ द करंट, एंड देयरफॉर व्हाट यू विल सी दैट जो लोड रेजिस्टेंस है इसमें करंट चलेगी, उतनी ही करंट चलेगी क्योंकि सीरीज में है, एंड देयरफॉर आपके आउटपुट में करंट होगी, ठीक है। तो यानी कि करंट पहले वाले केस में ऐसे चली, कब, जब हमारा पॉजिटिव हाफ आया, पॉजिटिव हाफ की वजह से पीएन जंक्शन जो है डायोड नंबर से, दिस इज द डायोड D, दिस डायोड गॉट फॉरवर्ड बायस्ड, एंड फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से हमने पढ़ा है इट विल अलाउ करंट्स, एंड देयरफॉर जो ये पॉजिटिव हाफ आया, ये इनपुट वाला ग्राफ था, हमने देखा आउटपुट जो है, आउटपुट वाला ग्राफ वो कुछ यूं सा होगा। पॉजिटिव हाफ जब आया, पॉजिटिव हाफ को इसने अलाउ किया, बोला भाई चलो, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें, इसके बाद ग्रीन वाला केस, यानी कि जब ये वाला A बनेगा और ये वाला B बनेगा, कहने का मतलब करंट अब चलने की क्षमता रखती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि इस वक्त नेगेटिव हाफ आ गया, नेगेटिव हाफ की वजह से तब ये नॉर्थ पोल बनेगा, ये साउथ पोल बनेगा, ठीक है, क्योंकि तब ये साउथ बन गया होगा और ये नॉर्थ बन गया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का, ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा जब आप ट्रांसफॉर्म अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अब सेल्फ इंडक्शन में यहाँ टच नहीं किया, ऑल्दो ये कॉइल अपने इस करंट चलने के खिलाफ भी काम करेगी, बट आई एम कीपिंग दैट कंसेप्ट असाइड। यहां पे आप समझ लीजिए, जब भी कॉइल में से चेंजिंग फ्लक्स होगा, फैराडे कहता है कि ये उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से अपने अंदरों से ईएमएफ जनरेट करने की क्षमता रखता है, और ईएमएफ जब जनरेट होगा तो इसका मतलब ये कि करंट्स चलेगी, और जब करंट्स चलेगी
ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूस होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लेंस के एतबार से इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि इसने अपने ओरिजिनल कॉज को अपोज किया। ठीक है, तो अब जब ब्लू केस यहां पे आएगा, यानी कि currents will flow in this direction, यानी कि negative half of the input came, we are seeing that जो डायोड D है it is getting reverse biased, and reverse biasing का केस हमने ऐसे पढ़ा है कि reverse biasing में you are not allowing any currents to flow। आइडियल डायोड की बात करें, रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट नहीं चलेगी। इसका मतलब जो नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल है इट विल नॉट बी अलाउड इन द आउटपुट एंड देयरफॉर आउटपुट में कोई भी करंट नहीं चलेगी। ठीक है कि नहीं? तो यानी कि आपका जो ग्राफ आएगा आउटपुट का इट विल बी अ फ्लैटेंड ग्राफ फॉर दिस केस फॉर द नेगेटिव हाफ। ठीक है, लेकिन आपको पता है फिर साइकिल एसी जो है रिपीट हो रहा होगा, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, एंड देयरफॉर द ग्राफ विल बी समवhat लाइक दिस। अगेन अ पॉजिटिव हाफ विल बी अलाउड, again a flat graph, again a positive half will be allowed, again a flat graph, and therefore what you are seeing that we are getting currents on in one single direction, है कि नहीं? हाँ, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है मैं मानता हूं, लेकिन डायरेक्शन अब सिर्फ पॉजिटिव वाली है। ठीक है, तो एसी में एसी का नेचर था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करना। ठीक, लेकिन यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, therefore this is not an AC। ठीक, yes we can say this is a rippled DC। समझ गए कि नहीं? This is a rippled DC। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बता देना फिर। ओके, इसके बाद अगर मैं इस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाऊं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके we'll first of all go with the full wave rectification and then we'll discuss the characteristics of both of them but remember the graph, fine? Now the second case is the full wave rectification। ठीक, now full wave rectification की बात करें तो full wave rectification में एक प्राइमरी कॉइल होगी, कॉइल नंबर 1, and we'll have a secondary coil, say for example coil number 2। ठीक, लेकिन यहां पर जो डायोड्स आप इस्तेमाल करेंगे तो डायोड्स will be 2 in number। ठीक है, दो डायोड्स इस्तेमाल करेंगे। let this be diode number 1 D1, ठीक, and let this be diode number 2 D2। and let this be the load resistance, fine, RL। ठीक है, तो what we see is that output जो है वो यहां से फील होगा, this will be the output। ठीक, हमने देखा कि जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन के केस हो, डायोड नंबर 1 डायोड नंबर 2 दो डायोड्स इस्तेमाल होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देख लीजिए, कंसेप्ट वही है, और इनपुट प्राइमरी कॉइल से फीड होगा, प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल नंबर 2 के साथ लिंक होगा, लिंक होने की वजह से ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, ये उसके खिलाफ काम करेगा। ठीक है, और इसके खिलाफ काम करने की वजह से इसको अपने में करंट चलानी है, एक बार पॉजिटिव हाफ इसमें होगा, एक बार नेगेटिव हाफ होगा, देयरफॉर ये अकॉर्डिंगली अपना पॉजिटिव हाफ अपना नेगेटिव हाफ क्रिएट करेगा। तो क्या कंसेप्ट ये कहता है कि एक बार ये वाला एंड पॉजिटिव होगा तब ये वाला एंड नेगेटिव होगा। ठीक, लेकिन दूसरा वाला केस जब ये नेगेटिव हाफ चलेगा तब ये वाला एंड पॉजिटिव होगा और ये वाला एंड नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं? अब देख लीजिए आप, जब ब्लू वाला केस है, यानी कि इनपुट आपका ये आ गया, ये आपका इनपुट है, एक पॉजिटिव हाफ एक नेगेटिव हाफ, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ। ठीक है, आप देख रहे हैं जब पॉजिटिव हाफ आ गया, से फॉर एग्जांपल ब्लू वाला केस, ठीक, हमने देखा करंट जो है वो इस डायरेक्शन में चलेगी, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द लोड। ठीक है कि नहीं? अब देख लीजिए, डायोड नंबर 1 इट इज गेटिंग फॉरवर्ड बायस्ड क्योंकि ब्लू वाला केस आ गया। ठीक, पॉजिटिव हाफ आ गया, पॉजिटिव हाफ के बाद डायोड नंबर D1 इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, लेकिन डायोड नंबर D2 इट इज रिवर्स बायस्ड। क्यों? आप देख लीजिए, करंट ऐसे आ रही थी इसमें एंड इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ एनी करंट्स, देयरफॉर
This will act as an open circuital element and this will act as a closed circuital element, and hence only D1 will conduct when the positive half has come. ठीक है, एंड आउटपुट में कुछ करंट होगी. तो कहने का मतलब जब ग्राफ की बात आएगी, ग्राफ जो है वो कुछ यूं सा होगा. पॉजिटिव हाफ के वक्त पॉजिटिव हाफ विल बी अलाउड. ठीक, फाइन. दिस इज द पॉजिटिव हाफ, दिस इज द आउटपुट ग्राफ, दिस इज द इनपुट ग्राफ. ठीक, तो पॉजिटिव हाफ अलाउ होगी. लेकिन जब नेगेटिव हाफ आएगा, जब ग्रीन वाला केस होगा, ये वाला ग्रीन वाला केस, ठीक, हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कुछ यूं सी होगी. इस डायरेक्शन में करंट चलेगी. ठीक है, तो करंट इस डायरेक्शन में चलने की वजह से डायोड नंबर D2 दिस इज गेटिंग फॉरवर्ड बायस्ड, व्हाइल एज डायोड नंबर D1 इट इज गेटिंग रिवर्स बायस्ड. तो कंडक्ट कौन करेगा? इट विल बी ओनली द D2 व्हिच विल कंडक्ट. D1 कंडक्ट नहीं करेगा. अब D2 को कंडक्ट करने की वजह से आप देख रहे हैं एट अ टाइम इट इज ओनली वन डायोड व्हिच कंडक्ट्स. पॉजिटिव हाफ के वक्त से D1 ने कंडक्ट किया. अब जब नेगेटिव हाफ इसके साथ लिंक हुआ होगा तब D2 ने कंडक्ट किया. कहने का मतलब इन बोथ केसेस, चाहे पॉजिटिव हाफ था चाहे नेगेटिव हाफ था, लोड रेजिस्टेंस में से करंट दोनों केसेस में चली और दोनों बार डायरेक्शन ऑफ द करंट रिमेन सेम. दोनों बार इस डायरेक्शन में करंट चल रही है, इस डायरेक्शन में करंट चल रही है. ठीक है कि नहीं? इट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस एंड towards this end in both the cases. ठीक है, and therefore what you're seeing that when the negative half comes out, negative half के वक्त भी कंडक्ट होगा लेकिन डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव सेम हो. ठीक है, फिर ये वाला केस आएगा, पॉजिटिव हाफ आएगा, तब D2 ओपन, D1 क्लोज एंड द करंट विल बी लाइक दिस अगेन. फिर D2, फिर नेगेटिव हाफ आएगा, नेगेटिव हाफ के वक्त ये वाला रिवर्स बायस, दिस विल बी फॉरवर्ड बायस एंड इट विल अलाउ बट द डायरेक्शन विल बी सेम. एंड व्हाट you are seeing that in both the cases the direction of the current remains same in the load. It is the positive half of the cycle which travels through the load resistance and therefore आपका ग्राफ जो है वो कुछ यूं सा आता है. ठीक है, so what you have done, you have tried to convert your AC into a DC. Because by the definition of DC, it is something which has a constant direction, same direction, and a constant magnitude. हाँ, magnitudes are changing, but the frequencies are high. Effectively, you can say that वो change, you cannot notice that change, and therefore we call this output as a DC output. But because it pure नहीं है, this output is a rippled DC. ठीक है? But remember one thing. जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का केस है, दिस इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज, जो केस हमने इस वक्त पढ़ा जिसमें हमने दो डायोड इस्तेमाल किए, इट इज कॉल्ड एज सेंटर टैप. सेंटर टैप, व्हाई सेंटर टैप? बिकॉज इट इज द टैप एट द सेंटर व्हिच इज बीइंग कांस्टेंटली बीइंग ओपन्ड. ठीक है, एक बार ये बंद, एक बार ये बंद, लेकिन हमेशा बीच वाले लोड रेजिस्टेंस से काम करंट चल रही होती है एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज सेंटर टैप. ठीक है, आउटपुट हमेशा वहीं से होगा. क्लियर? No problems. Now we'll go with the characteristics of them individually. ठीक है, there is one more case of full wave rectification as well, which is the bridge rectifier. उसमें 4 डायोड्स लगते हैं. ठीक, at a time 2 काम करते हैं. काम वो भी यही करेंगे. Graph will again be the same. बस फर्क ये है कि 2 डायोड्स at a time इस्तेमाल होते हैं. That is the least used configuration. ठीक है, bridge rectifier. Okay, we'll go with the characteristics of these diodes. Now, अगर मैं यहां से हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करूं एंड देन वी टॉक अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर, आपके लिए होमवर्क है. फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आप ब्रिज रेक्टिफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए. दिस इज फॉर यू होमवर्क. ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात अगर करें, पहली चीज जो हमने देखी, इसमें एक डायोड इस्तेमाल हुआ था. ठीक है, लेकिन अगर हम सेंटर टैप की बात करें, इन केस ऑफ फुल वेव सेंटर टैप, वी आर सीइंग दैट इसमें 2 डायोड्स इस्तेमाल हुए.
ठीक है। देन वी सी दैट आपका इनपुट जो था, आउटपुट की बात अगर करें, इनपुट अगर ये था, दिस वाज द इनपुट, हमने देखा आउटपुट जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। देयर आर दीज गैप्स इन बिटवीन, ये पॉजिटिव हाफ, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन में अगर हम इसी ग्राफ की बात करें तो अगर ये इनपुट है आपका, हमने देखा आउटपुट जो है वो कुछ ऐसा होगा, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो वी टॉक समथिंग अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक। Then the average value of current, remember sinusoidal function जो भी होती है ना, average value over the full cycle is always zero, because average का मतलब positive plus negative divided by 2. Now positive plus negative तो already है, magnitude का तो same है, but overall positive negative they will cancel out and therefore over the full cycle, एक cycle complete हुआ, इस cycle के complete होने तक हमने देखा कि average value zero होता है, ठीक। लेकिन हम half cycle की बात करते हैं, ठीक। एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल, इंशाल्लाह एसी जब पढ़ेंगे हम तब देखेंगे कि एवरेज वैल्यू की इंपॉर्टेंस हाफ साइकिल के लिए क्यों, ठीक है। तो हाफ साइकिल के लिए अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें, एवरेज वैल्यू इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इट इज इक्वल टू आई नॉट द पीक वैल्यू ऑफ द करंट डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। लेकिन अगर हम यही वैल्यू इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें तो एवरेज वैल्यू इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन इट इज ट्वाइस आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। इसके बाद यहां पर आई नॉट बाय पाई, लेकिन यहां पर ट्वाइस आई नॉट बाय पाई, ठीक है। इट इज डबल, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर विद इन अ साइकिल दो पॉजिटिव हाफ्स आउटवर्ड जाते हैं, एंड देन वी विल हैव, आई विल शो यू अ टेक्निक हाउ टू कैलकुलेट दिस एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज, ठीक है। दैट विल बी डन इन एसी सेपरेटली। ओके, एक और चीज जो आपको याद रखनी होगी, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नाउ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू हीट, कितनी हीट कोई करंट प्रोड्यूस करेगी जब वो किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में चलेगी, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एंड रिमेंबर जो आपके एमीटर्स होते हैं, जो आपके वोल्टमीटर्स होते हैं, इनमें जो करंट्स मेजर करने की क्षमता है ना, दे ऑलवेज मेजर द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट चूंकि हीट के साथ रिलेटेड है, इन इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम कभी कभी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट अगर हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें, इट इज इक्वल टू आई नॉट पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एंड हाउएवर इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। एंड रिमेंबर इन जनरल फुल वेव की बात जब हम करें, एक्चुअली आरएमएस वैल्यू हमेशा आई नॉट बाय रूट 2 होता है, लेकिन इट इज हियर बिकॉज वी आर नॉट सीइंग अ, वी आर सीइंग अ फ्लैटेंड ग्राफ इन द आउटपुट, दैट इज व्हाई these values change, ठीक है। ये गलत हो गया, यहाँ पे पाई होनी चाहिए, it is twice I not with pi, not 2, sorry for that. Okay, next thing which is a very important thing is the peak value of current, I naught. Yeah, I naught जो है it is equal to, in case of half wave rectification it is equal to वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड प्लस द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, ठीक। और अगर हम यहां पर आई नॉट की बात करें, इट इज Vm डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ डायोड प्लस रेजिस्टेंस ऑफ लोड। मगर जब आप ब्रिज की बात करोगे ना, चूंकि ब्रिज में एट अ टाइम दो डायोड्स होते हैं फंक्शनल, तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड विल बी ट्वाइस बिकॉज एवरीथिंग इज इन सीरीज। यहां पर भी आपने देखा ग्राफ में सीरीज जो हमने सर्किट दिखाया उसमें हमने देखा था कि लोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डायोड, देयरफॉर द रेजिस्टेंसेस आर एडेड, ठीक है। अगर आपके डायोड का मेंशन नहीं है रेजिस्टेंस, देन टेक दिस रेजिस्टेंस एज 0 इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके, इसके बाद वी टॉक अबाउट एफिशिएंसी एज वेल। अगर मैं इस चीज को हटा, ओके, ये चीज मैं हटा रहा हूं, ठीक है। चलो यहां कंटिन्यू करते हैं। Now we talk about efficiency.
in case of half wave rectification and full wave rectification. ठीक है? Now efficiency is defined as output power divided by input power into 100. ठीक है? And in case of half wave rectification हमने देखा efficiency is only 41%. ठीक है? मगर full wave rectification में efficiency जो है it is around 82%, 81.6. ठीक? एक और चीज हमने कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो आपका आउटपुट है इट इज नॉट ए प्योर डीसी बट अ रिपल्ड डीसी, बिकॉज आउटपुट में कुछ कंटेंट अभी भी एसी का है. तो जो वो कंटेंट है एसी का, वी मेजर दैट बाय फैक्टर नोन एज रिपल फैक्टर. क्या फैक्टर? रिपल फैक्टर. एंड देयर इज वन मोर फैक्टर एज वेल कॉल्ड एज द फॉर्म फैक्टर. फॉर्म फैक्टर. रिपल फैक्टर स्मॉल r, फॉर्म फैक्टर कैपिटल F. अगर हम रिपल फैक्टर की बात करें, रिमेंबर रिपल फैक्टर इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ IRMS by IDC होल स्क्वायर -1. ठीक? और फॉर्म फैक्टर की बात करें, इट इज IRMS divided by IDC. ठीक? Both these factors let you know the content of the AC in your output. And obviously बात है, you want to convert your AC into DC and therefore you want these factors to be low in value. ठीक है? आप चाहते हैं कि आपका रिपल फैक्टर, आपका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू जो हो वो बहुत कम. ठीक है? Now if you go into the relationship between the two, you are seeing that from these two expressions that ripple factor will be equal to square root of form factor square -1. This expression will be very useful when you will try to calculate other values. ठीक है? तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये समझ आएगा कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. नाउ सी, रिपल फैक्टर ज्यादा कब होगा? जब आपका आरएमएस वैल्यू ज्यादा हो, जब आपका कंटेंट एसी का आउटपुट में ज्यादा हो. ठीक है? और आप वो कंटेंट कम चाहते हैं, इसीलिए आप रिपल फैक्टर भी कम चाहते हैं. ठीक है? Now the value of ripple factor in case of half wave rectification, ripple factor has a value of 1.21. ठीक है? लेकिन in case of full wave rectification, ripple factor has a value of 0.482. ठीक है? अगर मैं फॉर्म फैक्टर की बात करूं, मैं हटा रहा हूं ये सारा. फॉर्म फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फॉर्म फैक्टर का वैल्यू इट इज π/2. एंड इन केस ऑफ सेंटर टैप, फॉर्म फैक्टर हैज अ वैल्यू ऑफ π/2 square root 2. ठीक है कि नहीं? एंड बोथ केसेस यू आर सीइंग दैट फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कम है इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन. रिपल फैक्टर का वैल्यू कम है in case of full wave, because full wave rectification in overall it is a more efficient phenomenon, 82% efficient. It is converting more of your AC into DC, and therefore the value of these factors comes out to be very low. ठीक है? Now one more thing that you need to be very much careful for is the time period of the input and the output. अगर आप ग्राफ्स को अच्छे से देखें तो आपका ग्राफ इनपुट का अगर ये था, ठीक है, आउटपुट का ग्राफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कुछ ऐसा था. ठीक है? दिस इज आउटपुट फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. एंड देन इफ यू गो फॉर द आउटपुट ऑफ इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन तो ग्राफ ऐसा था, पॉजिटिव हाफ, यहां पर फ्लैटेंड ग्राफ. लेकिन यहां पर फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट जो है वो ऐसा है. ठीक है? तो आप समझ लीजिए ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव. दिस इज द इनपुट. अगर इनपुट का टाइम पीरियड यहां से लेकर यहां तक है, टाइम पीरियड ऑफ इनपुट, यानी कि इतने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है. ठीक? तो आप देख रहे हैं जो आउटपुट है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का, उसमें जो टाइम लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में वो भी इतना ही. देख लीजिए टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन.
क्यों? क्योंकि साइकिल जो है वो यहां से यहां तक नहीं, बल्कि यहां से यहां तक, फिर ये और रिपीट हो रहा है, रिपीट ये चीज हो रही है ना, ये चीज रिपीट हो रही है, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इनपुट और आउटपुट टाइम पीरियड इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इट इज सेम, बट फुल वेव रेक्टिफिकेशन में अगर आप देखें तो टाइम पीरियड जो है आउटपुट का वो इतना ही है कि नहीं? एंड यू कैन से दैट, क्योंकि साइकिल यही रिपीट हो रहा है ना, and therefore you are seeing that output ka time period in case of full wave rectification it is half of the time period of the input, theek hai, and therefore we can say that for half wave rectification, for half wave rectification I can say that half wave rectification ke liye time period of output is equal to time period of input. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, होगा कि नहीं? लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन में टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट, और यू कैन से दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। क्लियर? दिस इज ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड आई होप कि आप इस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे एंड यही कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे फॉर अ ब्रिज रेक्टिफायर। ग्राफ्स अगेन फुल वेव रेक्टिफिकेशन का ग्राफ यहां पर भी सेम आएगा, ठीक है? आई गिव अ क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दैट एंड डू पोस्ट दैट इन कमेंट्स इफ यू आई वुड लाइक टू सी हु विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, ठीक है? द क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन लिखें आप, a sinusoidal wave of amplitude 25 volts, a sinusoidal wave of amplitude 25 volts and frequency 50 hertz, and frequency 50 hertz is applied to a half wave rectifier using p-n junction diode. Full stop. No filters are used, and the load resistance is 1000 ohm. Full stop. The forward resistance of the diode is 10 ohm. Calculate ripple factor and rectifier efficiency. We try to calculate the efficiency, we try to calculate the ripple factor. ठीक है? I would like all of you to solve the question. And hopefully inshallah next lecture में हम I'll be dealing with other types of diodes as well, ठीक है? And I hope शायद अगर किसी को डाउट भी रहेगा regarding mutual induction तो आप वो समझ लें कि ये चीज अभी तब क्लियर होगी जब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आपके क्लियर कंसेप्ट्स होंगे रिगार्डिंग सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है? क्योंकि वो कंसेप्ट यहाँ पर एक प्री रिक्विजिट है, तब जाकर ये कंसेप्ट समझ आएगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू प्लीज स्टडी। अगर किसी को समझ आया है तो बढ़िया है, लेकिन किसी को अगर डाउट है तो प्लीज ओपन योर बुक्स फॉर म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है कि नहीं? बाकी आई होप इट इज क्लियर एंड ब्रिज रेक्टिफायर इज योर होमवर्क। थैंक यू सो मच।